हेलो बच्चों, मैं विशाल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल बाबू सोनी ट्रिकी मैथ्स और एप्लीकेशन एक अकेडमी पर। बच्चों, आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे। ठीक है बच्चों, कक्षा 10 गणित का ये पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसमें लेक्चर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, आज लेक्चर 2 है। आगे चलते देखते हैं वास्तविक संख्याएं। हमने कल की क्लास में जाना था कि वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या, ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में हम देख चुके हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ये कल की क्लास का है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की थी आपकी, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और क्यू शून्य के बराबर न हो ये विशेष प्रतिबंध है। और पी तथा क्यू क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ये बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए कि जिन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन साथ में ये दो कंडीशन भी उस पर होनी चाहिए कि क्यू शून्य के बराबर ना हो, पी तथा क्यू क्या हो? पूर्णांक हो। ये एग्जाम्पल कल लिखवा दिए थे हम, ठीक है भाई। और फिर उसके बाद में अपरिमेय संख्या, जो संख्या परिमेय ना हो, जो संख्या परिमेय ना हो उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल में ये लिखवा देते हैं, पाई भी है, दशमलव में इस तरीके संख्या। काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या जिसके वर्ग का मान जो है वो ऋणात्मक हो, यानी किसी संख्या का वर्ग करें और वैल्यू माइनस में आ जाए तो बाबू उसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। रूट के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या लिखिए वो सारी आपकी क्या है? काल्पनिक संख्या। इसे हम आई से लिखते हैं, इसको कहते हैं आयोटा। इसके बारे में डिटेल पढ़ना है आपको क्लास 11 में, क्लास 11 में, यहाँ इतने जानना है बस। इसके बाद हमने देखा था कल की क्लास में भाज्य संख्या, जो महत्वपूर्ण टॉपिक था इस चैप्टर के लिए। भाज्य संख्या, इसमें दो डेफिनेशन हमने आपको कल बताई थी। पहली थी कि वह संख्या जिसके दो से अधिक भिन्न भिन्न गुणनखंड हो। कोई संख्या है इस तरीके से जिसके दो से ज़्यादा भिन्न भिन्न गुणनखंड हो रहे हो तो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। बाबू जैसे 6 है तो 6 का अगर गुणनखंड देखा जाए तो 1 और 6 तो होगा ही होगा, साथ में 2 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा है, तो ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। तो 1 2 3 6, तो इसके 2 से ज़्यादा भिन्न भिन्न गुणनखंड है, इसलिए 6 भाज्य संख्या है। या वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाए। देखो 6, 1 से तो कटेगा कटेगा, 6 से कटेगा कटेगा, लेकिन साथ में 2 3 से भी कट रहा है, इसलिए 6 जो है हमारी भाज्य संख्या। ये भी बात चीज़ें कल हम पढ़ चुके थे। अभाज्य संख्या, वह संख्या जिसके केवल 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड हो। वह संख्या जिसके, हाँ भाई कहाँ खो गए आप? ध्यान से सुनो बात को हमारी, ठीक है? रील के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? नहीं रेलाई कसके हो जाएगी आपकी। वह संख्या जिसके केवल 2 ही भिन्न भिन्न गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी अगर किसी संख्या के 2 ही भिन्न भिन्न गुणनखंड है तो उसे अभाज्य कहेंगे। जैसे 7, बाबू 7 1 से कटेगा, 7 7 से कटेगा, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे 7 पूरी पूरी विभाजित हो जाए, इसलिए 7 जो है अभाज्य संख्या। नोट में लिखवा दिए थे कि एक न तो भाज्य और ना ही अभाज्य। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या के लिए जरूरी है भाई मेरे कि उसके 2 से अधिक भिन्न भिन्न गुणनखंड हो। अभाज्य के लिए जरूरी है कि उसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, लेकिन अगर एक के गुणनखंड की बात किया जाए तो एक का गुणनखंड केवल एक ही होगा, ना तो ये 2 से ज़्यादा है ना 2 है, 2 से कम है। तो जब किसी संख्या के, भाई मेरे सुनना ध्यान से, जब किसी संख्या के 2 से कम गुणनखंड हो तो वह संख्या ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। अब अगला सवाल कोई आपसे पूछ सकता है भाई एक है क्या, तो आप बड़े प्यार से उसको समझा सकते हो कि एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक सबसे छोटा जो है आपका विषम संख्या है। इस तरीके से आप उसको बता सकते हो, ठीक है? इसमें कुछ विभाज्यता के नियम भी हम कल की क्लास में देखे थे जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। 2 से विभाज्यता का नियम, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होती है। कोई संख्या है चाहे जितने अंकों की हो, अगर उसका इकाई का अंक 2 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होती है। या इकाई के 60 में लिख दिए थे कि इकाई के अंक को 2 से भाग करो, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या में 3 से विभाज्यता के नियम की जांच करना है तो भाई मेरे उस संख्या के अंकों के योग को, उस संख्या के अंकों के जोड़ को
3 से विभाजित करें, अगर अंकों का जोड़ 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होती है। जैसे देख लेते हैं, अभी मान लीजिए हमने संख्या लिख दिया 729। अब कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई ये 3 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है, तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ इसके अंकों को जोड़ लीजिए। इसमें अंक आपका 7 है, प्लस 2 है, प्लस 9 है। इसको अगर हम ऐड करें, जोड़ें, तो 9 2 11 और 7 18। और बाबू 18 जो है 3 से पूरा पूरा विभाज्य है, एक तरीका। दूसरा क्या है कि इसके अंक में 3 का डिवाइड कर दीजिए आप, जो जो 3 से पूरा पूरा कट, जैसे 3 त्रिक्का 9 पूरा कट गया, बाकी बचे 7 और 2 9, 9 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से पूर्णतया विभाज्य है। 5 से विभाज्यता के नियम, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 लिखा है, 0 या 5 लिखा है, तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाज्य होती है। साथ में अल्टरनेट डिजिट यानी अल्टरनेट नंबर अंक का जो अंतर है वो 7 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। आपको 11 का भी बता दिए थे। 8, अब ये कुछ एग्जाम्पल अपने पास समझाए थे, ये कुछ आभास संख्या, इनको आपको दिमाग में रखना ही रखना है, क्योंकि जब भी गुणनखंड की बात होगी तो इन्हीं संख्याओं से ही हम भाग करके गुणनखंड करेंगे। एग्जाम्पल में छोटा सा सवाल, बच्चों वाला सवाल लिए थे हम, 8 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड मतलब इसको अभाज्य संख्या से खंडित करके गुणा के रूप में लिखना है, मतलब इसको खंड करना है यानी तोड़ना है और अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना होता है। तो 8 देखो, 2 चौक 8 कटा, 2 दूनी 4 कटा, 2 एक कम 2, जब 1 आवे तो आप छोड़ दिया करिए। तो 8 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि एक सारी चीज़ें हम कल की क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं। 32 का देखिए, 32 में देखिए, अब 2 से भाग करना तो डायरेक्ट 32 में मत जाइए, आप 2 एक एक अंक में चलिए। तो 2 का टेबल पढ़िए कि 3 आवे, तो 2 एक कम 2, 1 बचा यहाँ 12, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। ये 32 के अभाज्य गुणनखंड करवा दिए थे। इतने ये सारी चीज़ें कल के भी रिवीजन करवा रहे हैं भाई मेरे। ये 64 का भी था, ये होमवर्क में 6400 का दिए थे। तो जिन बच्चों ने होमवर्क कर लिया तो भाई आप मैसेज पर टाइप कर दीजिए कि 6400 का ये सारा होमवर्क में दिए थे, गुणनखंड कर दीजिएगा। ये सवाल आपका पहली एक्सरसाइज का ये सवाल था। 144 का अभाज्य गुणनखंड ये भी कल करवा दिए थे हम। दूसरा सवाल 156 का गुणनखंड ये भी करवा दिए थे। आगे आज बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो भाई मेरे 3825 दिया, इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना आपको। तो 3825। तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ इकाई का अंक भाई मेरे 5 लिखा है। इकाई का अंक क्या लिखा है भाई मेरे? 5 लिखा। और जब इकाई का अंक 5 दिया है तो आप अभी 5 के विभाज्यता नियम में हमने यही आपसे बताया था कि जब किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो, जब किसी संख्या का इकाई का अंक क्या हो? 5 हो। देखो, जब किसी संख्या का इकाई का अंक क्या हो? 0 या 5 हो, तो संख्या 5 से पूर्णतया विभाज्य होती है। तो यहाँ पर जो संख्या लिखी है 3825, तो इसका इकाई का अंक भाई मेरे क्या लिखा है? 5 ही तो लिखा है। तो अगर इकाई का अंक 5 हो तो 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो चलिए 5 से भाग करते हैं, तो 5 लिखेंगे। 5 का टेबल पढ़ेंगे 3, 5 के टेबल में 3 नहीं आ रहा है भाई, 5 एक कम 5 ज़्यादा हो रहा है। तो आप 2 अंक ले लीजिए इसमें, तो 2 अंक जैसे लेते हैं तो ये 38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 38। अब 5 का, हाँ अब पढ़ो 5 का टेबल। 5 का टेबल अगर पढ़ें कि 38 आवे या 38 से कम आवे, तो 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35। भाई मेरे यहाँ 3 बचा, क्योंकि हमने 5 सत्ते 35 ही लिखा है, और यहाँ 38, 3 बचा, 3 ये 32 हो जाएगा, 5 छक 30, 2 बचा 25 हो जाएगा, 50 हम 25, ये हुआ। अब आ गया आपका 765। फिर इकाई का अंक 5 लिखा भाई मेरे, इकाई का अंक क्या लिखा? 5। तो फिर 5 से भाग करेंगे, तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 2 बचा 26 हुआ, 50 हम 25, 1 बचा 15, 5 थे 15। अब ये 5 से नहीं कटेगा, चूंकि इकाई का अंक ना तो 0 है ना 5 है। 2 से भी नहीं डिवाइड होगा, चूंकि इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए। ना तो 2 से डिवाइड हुआ, ना 3 से डिवाइड हुआ, 4 से करना ही नहीं, क्योंकि 4 भाज्य संख्या है। हम 5 से चेक करेंगे, 5 से भी नहीं होगा, चूंकि इकाई का अंक 5 नहीं है। 3 से चेक कर लेते हैं, देखो 3 5 8 1 9, तो अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो रहा है, तो 3 से भाग कर देते हैं यहाँ। तो 3 पचे 15, पूरा पूरा कैंसिल, 3 एक कम 3, आपका आ गया 51। देखो 5 एक 6, फिर 3 से कट रहा है, तो भाई मेरे 3 एक कम 3,
2 बचा 21, 3 7 21, 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। जैसे ही एक आ जाए उस संख्या को छोड़ दीजिए, यानी समझ लीजिए कि उस संख्या का अंत हो गया यहाँ पर, इसके आगे आपको नहीं चलना है। तो ये जो गुणनखंड है आप लिख दीजिए 3825, इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 5 गुणे 5, 5 कितनी बार है भाई मेरे, 2 बार है, तो 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। इसको थोड़ा सरल करना चाहो तो सरल कर दो। 5 देखो 2 बार लिखा तो इसको हम घातांक रूप में भी लिखना चाहें तो 5 की पावर 2, 3 2 बार लिखा तो 3 की पावर 2 और गुणे 17। यही आपका इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा गुणनफल के रूप में। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? अगर समस्या है, परेशानियां, तो कमेंट कर कर बताइए, ठीक है। अगर समस्या परेशानी नहीं है तो आप फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे अभी तक एक इन अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर आप लिखिए एक इन अकेडमी, ये लिखना, एक इन अकेडमी लिखना है, और इस तरीके से लोगो लगा आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। फ़ायदा उससे होगा कि आपको इन सभी क्लासेस के PDF नोट्स फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। आपका जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा, लास्ट में आपका 10 से 15 प्रश्न का उस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। उसके बाद में सीरियल वाइज आपको सारी क्लासेस उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है भाई मेरे। तो चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं, कोई दिक्कत इसमें? सवाल नंबर 4 आपका पहले का ही चौथा है, अभी पहला सवाल ही चल रहा है बाबू, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये भी वही सवाल है, गुणनफल के रूप में लिखना है। तो पहले इसका गुणनखंड करते हैं। 5000, क्या लिखा है, 5005, 5005 गुणनखंड करने में चाहो तो आप इसे लाइन खींच लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। इकाई का अंक 5 है तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 जीरो 0, 5 जीरो 0, 5 एकम 5। अब भाई मेरे 1001 आएगा। 1001 जो है किससे कटेगा, सोच कर बताओ हमें। 1 2 से कटेगा नहीं, अंकों का जोड़ 2 है, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, तो फिर किससे कटेगा? अब ट्राई करो। 1001 को हम 1001 से ही भाग कर देंगे 91 में, तो इसका गुणनखंड आया 5005 का 5 गुणे 1001। चलिए अब फटाफट लिख लीजिए, इसमें कुछ सरल होने वाला नहीं है। एक 1001 और किससे कटेगा, ट्राई करिए। अभी तो इतना कर दिए, 1001 अभी सोचिए किससे कटेगा। भाई मेरे ट्राई करिए। 7 का भी भाषा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, कटेगा नहीं। 7 से देखो, 7 एक कम 7, 3 बचा, 30 7 चौक 28, 2 बचा 21, 7 त्रिक 21, अभी तो जाएगा, बोलो जाएगा नहीं जाएगा 7 से? या 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखो, यहाँ 3 अंक का समूल्य, अब घटाओ तो एक में से एक जाएगा 0, 0 तो वहाँ 7 से डिवाइड है ही, तो इसका मतलब ये अभी और कटेगा, यानी 1000 से ना भाग करके इसको अभी हम थोड़ा सा और निपटाते हैं 7 से। तो भाई मेरे 7 एक कम 7, 3 बचा 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 बचा 21 हुआ, 7 त्रिक 21। अब देखो ये 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 के टेबल में 3 नहीं आएगा, 7 से भाग करना संभव नहीं है, इसमें पूरा पूरा नहीं कटेगा। 7 के बाद हमें 8 से भाग करना, 9 से, 10 से, सीधे 11 पर आते हैं। 11 एक कम 11, 3 बचा 33, यानी 11 से ये पूरा पूरा कटेगा। तो फिर भाग कर देते हैं, 11 एक कम 11, 3 बचा 33, 11 13 33, 13 से पूरा पूरा कटेगा, 13 एक कम 13, यानी ये
इससे ज़्यादा गुणनखंड नहीं होने वाला। तो चलिए इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। बढ़ाएंगे अगर तो बना आपका क्या, 5 लिख ही दिए थे, गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है। अब क्या इसमें देखो किसी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा, कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो यानी यही गुणनखंड हो जाएगा इसका। अगर रिपीट होता तो घातांक के रूप में लिख सकते थे, जैसे इसके पहले वाले सवाल में किए थे। ठीक है, जल्दी नोट कर लिए इसे आप फटाफट। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7429 आया, 7429। ठीक है, तो चेक करते हैं ये किससे कटेगा, अभी वही सवाल है। तो 2 से कटेगा नहीं, चूंकि इकाई का अंक 9 लिखा है। 3 का अगर देखें तो ये 3 त्रिका 9 कट गया पूरा, 4 2 6 कट गया पूरा पूरा। 3 के टेबल में 7 नहीं आएगा, तो 3 से भी नहीं विभाज्य। 5 से नहीं कटेगा, चूंकि इकाई का अंक क्या लिखा है, 9 लिखा है। 7 से अगर देखें तो 7 9 63, 7 कम 7, 7 6 42, 7 के टेबल में ये नहीं जाएगा, तो 7 से नहीं हुआ। तो 11 से देखते हैं, 11 सत्ते 77, ज़्यादा 11 छः 66, 8 बचा। 11 सत्ते 77, 5 बचेगा, ये भी नहीं जाएगा। 13 से देख लेते हैं, 13 बचे 65, 65 और 9, 13 सत्ते 91, एक 13 टेबल बन जाएगा। 17 से देखते हैं, 17 का अगर देखें तो 17 चौका 68, 4 42 हो जाएगा। 17 दूना 34, 8। सत्रह के बाद में 19 से देखें, 19 चौक 76 ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 थे 57, 57 और 17, 19 में 171, एक बचेगा। हाँ 19 से कटेगा है सीधे। अब बीच में और कोई सी संख्या से पूरा पूरा नहीं डिवाइड है, 19 से कटेगा केवल। तो जब 19 से कटेगा तो भाई 19 का टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए भाई मेरे। टेबल याद है तभी आप गुणनखंड बढ़िया ढंग से कर पाओगे। तो 19 से डिवाइड करोगे तो 19 ते 57, 19 चौक 76 ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 ते 57, 57 और 7 64, 10 74, यानी 17 बचा। 17 यहाँ आपका हो जाएगा, देखा जाए तो 172 हो जाएगा। तो 19 पंचे 19 नौया 171, 19 नौ 171, एक बचा यहाँ 19, 19 एक कम 19। ठीक है, 391 आ गया। अब 391, अब इसके पहले जो भी आवाज संख्या उससे तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि हम बीच में ट्राई कर चुके हैं। 19 के बाद में 20 है नहीं, 21 नहीं है, 22 नहीं, 23 है। देखो 23 एक कम 23, 23 एक कम 23, 23 6 29 16 आया, और 23 सत्ते 7 त्रिक 21, 7 14 2 16, 161, ये भी कट जाएगा, तो 23 से कटेगा पूरा है। तो बाबू 23 एक कम 23, 16 बचा 161, 23 सत्ते 161, 17 से कटेगा। हाँ तो 17 ऊपर भी कटना चाहिए अगर यहाँ कट रहा है। चलिए, तो 7429 का अगर गुणनखंड देखा जाए तो 7429 का जो गुणनखंड आया भाई मेरे क्या आया, 19 गुणे 17 गुणे 23। आप गुणनखंड को आगे पीछे लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं उससे। 19 गुणे 17 गुणे 23, या 17 गुणे 19 गुणे 23 लिख दीजिए, क्या कोई समस्या है। चलिए, ये पांचों सवाल आपके हो गए कंप्लीट पहले के। आगे देखते हैं, छठा नंबर है इसमें, आजा भाई। छठा नहीं है इसमें, सवाल नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 2। सवाल क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो भाई मेरे इस सवाल को करने से पहले हम जानेंगे एचसीएफ और एलसीएम है क्या, एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या, पहले इसको हम समझते हैं। तो चलते हैं एलसीएम देखते हैं। एलसीएम, एलसीएम वाइट से लिख दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
एलसीएम, ठीक है, इसको कहते हैं शॉर्ट में लासापा। ठीक, पूरा नाम अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती, समापवर्ती, ये बात ध्यान देना, लघुत्तम समापवर्त। तो पहले लासा का पूरा नाम जान गए, लासा को हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। अंग्रेजी के शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्त है क्या, तब तो चले हम निकालने से। इसकी डेफिनेशन कहती है दो या, अच्छा भाई क्या है डेफिनेशन, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं से वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतया विभाजित हो, विभाजित हो दी गई संख्याओं की, दी गई संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। ठीक है, ये हुआ डेफिनेशन इसका। क्या काम ने भाई मेरे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक, मतलब लासा निकालने के लिए आपको कम से कम दो संख्या चाहिए, अकेले संख्या का लासा नहीं निकाला जाता। कोई कह दे भाई 16 का लासा बताओ, बिल्कुल मत बताना, क्योंकि अकेली संख्या का लासा नहीं निकालते कभी, कम से कम दो संख्या होनी चाहिए। 16 12 कह दे, 16 12 18 कह दे, तो कम से कम दो, दो से अधिक जितना पूछ ले सभी का लासा निकाल सकते हैं। ये डेफिनेशन में लिख दिया लासा का। फिर से रिपीट करो, आप मेरे साथ बोलो, हाँ तुम नहीं बोल रहे भाई, बोलो। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं से, दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए, दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम कहलाती है। जैसे बाबू ध्यान समझो, 4 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो भाई मेरे अभी तक आपने सीखा 4 और 6 का एलसीएम इस तरीके से, देखो 4 का हो जाएगा 2 गुणे 2, और 6 का अगर देखा जाए तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका एलसीएम अगर पूछा जाए तो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो टोटल एलसीएम कितना है भाई मेरे, 12 आ गया। एक तरीका ये था आपके पास। दूसरा तरीका था कि आप दोनों को साथ में लिख लेते थे, डिवाइड करते तो 2 दूनी 4। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है कि इससे दोनों संख्या में, ये कट रहा तो काटो, ये नहीं कट रहा तो उसको छोड़ो आगे बढ़ो, लेकिन दोनों में से कोई एक संख्या कटनी चाहिए जिस जो आप यहाँ लिख रहे हो। तो 2 3 6, चलो फिर 2 आया तो 2 2 से कटेगा, 2 के टेबल में 3 नहीं आ रहा तो 3 आप ऐसे उतार लेंगे, 3 3 से भाई मेरे कटेगा, तो जब एक एक आ जाए वहीं छोड़ देना। तो एलसीएम आपका अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, तो टोटल 2 दूनी 4 3 12। ये दो तरीका आप एलसीएम का पहले से पढ़ ही चुके हो, इसमें कोई समस्या नहीं। एक छोटा सा तरीका हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जब छोटी मोटी संख्याओं का लासा आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बिना लिखे बिना सरल किए आप बता ले जाओ। बस आप थोड़ा सा ध्यान समझिए, डेफिनेशन समझ गए तो ये आपको आसान लगेगा। कैसे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब एलसीएम वही संख्या होगा, एलसीएम इसका वही संख्या होगा जो इन दोनों से पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। भाई मेरी एलसीएम वही संख्या होगा जो इन दोनों संख्याओं से पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो जाहिर सी बात है वो 4 हो नहीं सकता चूंकि 6 से नहीं कटेगा, तो यहाँ क्या हो सकता है 6। हम पहले मान लेते हैं जो इनमें बड़ी संख्या लिखी है वो मान लिया करें आप एलसीएम। ध्यान से पूरी बात समझिए आप, तब आप फायदे में रहोगे।
एलसीएम जब भी निकालना हो, दो संख्याएं दी हो, तीन संख्याएं दी गई हो, चार संख्याएं दी गई हो, तो उनमें जो सबसे बड़ी है अब पहले उसे मानिए कि ये एलसीएम हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं, हो सकता है। अब मान लीजिए 6 हमने लिख दिया। अब अगर एलसीएम है तो सवाल क्या करा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक, तो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो। अगर 6 एलसीएम है तो इन दोनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब 6 इसका एलसीएम नहीं है। बात समझ रहे हैं? अगर 6 एलसीएम है तो इन दोनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होगा। तो देखो 4 के टेबल में 6 नहीं आ रहा तो इसका मतलब 6 एलसीएम नहीं है। तो फिर क्या होगा, 6 का मल्टीपल होगा, यानी 6 का गुणज होगा, 6 का पहाड़ा पढ़ना आपको, 6 दूनी 12। तो देखो 4 ते 12, 6 दूनी 12, तो इसका मतलब 4 और 6 का एलसीएम 12, काम खत्म। ये सारा ट्रिक है। इसी तरीके से छोटे मोटे सवाल अगर आपको फ्रैक्शन को हल करना होता है, यानी भिन्न या परिमेय संख्या हल करना हो तो वहाँ लासा लेकर निकाल सकते हो। जैसे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया भाई मेरे, 5, 10, 30। अब कोई इसका एलसीएम पूछे तो आपको पूरा उस तरीके दोनों में से किसी मेथड में नहीं जाना। आप पहले एलसीएम को मान लेंगे। इसमें किसे मानोगे भाई, फटाफट कमेंट करके बताओ, इसमें सबसे पहले एलसीएम किसे मानोगे आप? पहले एलसीएम जो बड़ी संख्या उसको मानेंगे 30 को। अब 30 एलसीएम तब 100% होगा इसका जब इन तीनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। क्योंकि डिफिनेशन चिल्ला के कह रहा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखो 5 छक 30, 10 33, 30 एकम 30, बिना कुछ किए हुए ही इसका एलसीएम 30 पता चल गया हमें। बताओ है ट्रिक अच्छा? हाँ हाँ आप बताओ भाई, सही है। चलिए, तो ये एलसीएम ये इस तरीके से हुआ। एचसीएफ देख लेते हैं क्या होता है। एचसीएफ, एचसीएफ कह दिया जाए इसे या फिर एचसीएफ, अरे लिख जा भाई, ठीक है। इसी को हम इस तरीके से भी लिखते थे, जीसीडी भी लिखते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं महत्तम समापवर्तक, इसी को कहते हैं महत्तम समापवर्तक कहते हैं। यहाँ ध्यान देना, समापवर्तक, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं महासा। ये सारे इसके सब नाम है, घर का नाम, गांव का नाम, पटीदारी में नाम, रिश्तेदारी में नाम अलग अलग है। सीबीएसई वाला लड़का लोग एचसीएफ बोलेगा, हिंदी मीडियम का पढ़ने वाला लड़का ठीक ठाक है वो महत्तम समापवर्तक, और बहुत है पढ़ने वाला लड़का उसको शॉर्ट में मासा कहता है। ठीक है, चार नाम चार तरीके से बुलाया जाता है। ज़्यादातर बच्चे एचसीएफ ही कहते हैं, ठीक है। और मेहनती बच्चा है उसको कहता है मासा, एवरेज का ठीक ठाक है, खुराफाती है, तो वो कह देता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है भाई, तो अब इसकी डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। इसमें क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे, दी गई संख्या का एचसीएफ कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। ये बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। दी गई संख्या का एचसीएफ कहलाती है, ये बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है भाई मेरे, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है कि मान लीजिए संख्या आपको दी गई 4 और 2 4 दी गई संख्या, क्या दिया 2, 4, इसका आपको बताना है एचसीएफ, इसका आपको बताना है क्या भाई मेरे, एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ क्या होगा,
आप एचसीएफ निकालने के लिए आप दो विध पढ़े हो, गुणनखंड विध, भागफल विध। भाग में क्या था, 2 से 4 में भाग करते हैं, 2 दूनी 4, पूरा सरल हो गया तो एचसीएफ 2 आ गया, पता चल गया हमें, कोई दिक्कत तो नहीं। या 2 या 4 गुणन इस तरीके देखते हैं तो 2 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 1 और 4 का 2 दूनी 4। एचसीएफ का मतलब समझिए उभयनिष्ठ, जो दोनों मिल जाए वही एचसीएफ है। ठीक है, तो अब देखते क्या है, ये तो 2 तरीका आप पहले से पढ़ ही रखो, एक नया तरीका आज आपको सीखना है। एचसीएफ कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, उसमें था संख्याओं से, कहाँ गया ये खास चीज है, यहां पर आपको समझना, ये संख्याओं से इसमें है और एचसीएफ में संख्याओं को है। ठीक है, संख्याओं को पूर्णतः क्या करे, विभाजित करे, तो आपकी कहलाती है एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ वही होगा, इसका एचसीएफ वही होगा, एचसीएफ वही संख्या होगा जिससे ये दोनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो भाई 4 तो मान नहीं सकते, क्योंकि 4 से 2 आएगा नहीं, बड़ी संख्या इसमें नहीं मान सकते, तो एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या मानते हैं कि इसका एचसीएफ हो सकता है। अब ये 100% तब होगा जब इससे ये दोनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो देखो भाई 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2 से पूरा पूरा कट गया, इसका एचसीएफ 2 आ गया। एक और एग्जाम्पल 4 6 8 देख लेते हैं, इसका एचसीएफ आपको निकालना है। तो एचसीएफ इसमें आप पहले सबसे छोटी संख्या माना करो, एचसीएफ 4 होगा, मान लिए। अब 4 ये तब होगा कन्फर्म एचसीएफ इसका जब 4 से ये सारी संख्याएं इसकी पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो देखो 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, लेकिन 4 के टेबल में 6 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 4 इसका एचसीएफ नहीं है। भाई मेरे 4 अगर एचसीएफ नहीं है तो फिर है क्या, तो एलसीएम में क्या होता था कि हम मल्टीपल गुणज देख लेते थे, उसका टेबल पढ़ लेते थे, लेकिन यहाँ टेबल नहीं पढ़ना, आपको एक एक क्रम में घटते चलना है। तो 4 से छोटा 3, तो भाई मेरे 3 के टेबल में 6 आएगा, लेकिन 8 और 4 नहीं आएगा। 3 से छोटा होगा 2, तो 2 के टेबल में 8 आ रहा है, 2 चौक 8, 2 के टेबल में 6 भी आ रहा है, 2 तेज 6, 2 के टेबल में 4 भी आ रहा है, 2 दूनी 4, तो यानी इसका भी एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। ये एलसीएम एचसीएफ निकालने का अलग तरीका है, बाकी ये तो आप आदिकाल से पढ़ते ही आ रहे हो, 100-200 साल हो गए इसको पढ़ते हुए। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? चलिए, बिना समय आपका ज्यादा लिए हुए हमने आपको बता दिया भाई एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। तो अब अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहाँ गया, यही था। सवाल ये आपका है, पहला नंबर सवाल। भाई मेरे अगर पहले सवाल को अगर हम गौर से देखें तो पहला सवाल चीख चीख कर पुकार रहा है कि हमारा आप एलसीएम एचसीएम निकाल लीजिए। सवाल कह रहा है कि सवाल नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ, अभी हमने आपको समझाया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त किसको कहेंगे, एलसीएम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। यानी 2 सवाल इसमें मिक्स है, पहले आपको इनका एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो पहले इनका एचसीएफ निकालना है और फिर इनका एलसीएम निकालना है। तो चलिए पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना आज हम सिखा देते हैं फिर से। तो फिर एचसीएफ एलसीएम के लिए आप 26 का पहले गुणनखंड कर लीजिए। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड कर लीजिए अलग अलग। 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 1 कम 13, और 91 का अगर देखा जाए तो ये आपका 13 7 91 होता ही होता है, 7 1 कम 7। ये गुणनखंड आप अलग कर लीजिए। यहाँ लिखेंगे इसे सवाल में 26 और फिर लिखेंगे आप 91, बराबर लगा देंगे प्यार से। 26 का गुणनखंड आप किए ही हो, 2 गुणे 13 लिख दीजिए, 2 गुणे 13, और 91 का आप किए ही हो गुणनखंड 7 गुणे 13। इस तरीके से आप लाइन थोड़ा खींच दीजिए और यहां आप लिख दीजिए एचसीएफ। दोनों चीजें आपको एक में ही निकालना बता देते हैं। ठीक है, एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो वही आपका एचसीएफ होगा। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों मिले, देखो यहाँ पहले 2 लिखा तो इस वाले गुणनखंड में कहीं 2 है नहीं है। यहाँ देखो 13, इस वाले गुणनखंड में 13 ये मिला, तो 13 दोनों मिल रहा, तो आप इसे 13 लिख दीजिए, ये आपका हो। और देखिए कुछ उभयनिष्ठ है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका एचसीएफ 13 हो गया। एलसीएम में चलते हैं। एलसीएम अगर निकालना है इसका, भाई मेरे एलसीएम अगर निकालना है इसका,
तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए 2 × 13, यहाँ 7 × 13। तो पहले तो काम क्या करें, इस वाले गुणनखंड को देखो, इसमें 2 एक बार आया है और यहाँ 2 है नहीं, तो 2 को उतार लीजिए आप इसे। 13 इस वाले गुणनखंड में एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो एक बार आप 13 उतार लीजिए, बचा आपके पास 7, 7 उतार लीजिए। इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 7 दूनी 14, तो 14 3 42 के 2 हासिल 4, 14 1 14 4 18 182, या 13 दूनी 26, 26 7 182। ठीक है, तो ये इसका एचसीएफ 13 आया, एलसीएम 2 × 13 × 7 यानी 182 आ गया। तो पहला तो ये कंप्लीट हुआ, इसका एचसीएफ भी निकाल लिए, एलसीएम भी निकाल लिए। अब कह रहा है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ × एलसीएम के बराबर है। तो अब जांच करना है भाई मेरे, क्या करना है, जांच। तो जांच कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो जांच में यहाँ लिखें, इधर लिखते हैं, इधर जी चलते थे। तो इसके बाद यहाँ आप आ जाइएगा, थोड़ा ये पीपीटी जो बना है वो थोड़ा उल्टा बना दिया गया है। जांच, जांच में क्या कर रहा है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो 26 × 19 संख्याओं का गुणनफल यहाँ निकाल ले, यहाँ लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या का गुणनफल क्या है, 26 × 91। अब 26 × 91 करना है तो भाई मेरे अलग कर लेते हैं। 26 × 91 क्या होगा, 26 × 91 आप इस तरीके से कर लीजिए, 26 × 91। और भी सारा ट्रिक है, लेकिन बाबू आप अभी सारा ट्रिक में मत फंसिए, आपको डिटेल समझना है, डिटेल चलते रहिए, फिर आगे समझ में आएगा, तो सारा ट्रिक हम बताते चलेंगे। पहले 1 से गुणा करेंगे तो 26 × 1 26 आ जाएगा। 9 से गुणा करिए, 9 × 6 54, 54 के 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 23। बस एक बात ध्यान रखिए कि अंक के अंक नीचे अंक लिखते चलिएगा, 4 और 2 6, 3 2, तो इसका गुणनफल आया 2366, 2366। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया 2366। अब कह रहा कि एचसीएफ × एलसीएम, अब तथा यहां निकालेंगे आप, क्या निकालेंगे, एचसीएफ × एलसीएम। एचसीएफ × एलसीएम, तो एचसीएफ आपका कितना आया था भाई मेरे 13, और एलसीएम आपका आया था 182। तो 13 × 182 कर, चलिए कर लेते हैं, ये तो आसान है, टेबल पढ़ लेंगे। 13 दूना 26, 26 के 6 हासिल आया 2, 13 8 104 और 2 106 हासिल आया 10, 13 कम 13 और 10 23। ठीक है, दोनों गुणनफल बराबर है, दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर है। तो यहाँ एक बात लिख दीजिएगा कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि संख्याओं का गुणनफल, कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ये जो है बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई मेरे, एचसीएफ × एलसीएम के। ठीक है, यही आपको जांच करना था। बस पहले आप इधर वाला पार्ट लिखिएगा, फिर उधर चलिएगा। क्या किसी भाई को दिक्कत है, पहले हम 26 का गुणनखंड 2 × 13 कर लिए, 91 का 13 × 7, फिर इसका एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। चलिए देखो 13 दोनों मिल रहा है, तो ये इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम में क्या करना, दो को जो लिखा सभी को लिख देना, बस अधिकतम बार, यहाँ 2 एक बार था तो एक बार लिख दे, 13 यहाँ 1 1 तो एक बार लिखे, 7 बचा 7, गुणा कर दे 182। फिर आपको यहाँ से सवाल दिया गया था ना, जांच कीजिए। तो जांच करने में क्या था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, लिख दीजिए चाहे आप, कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल के 2366 आया। फिर एचसीएफ एलसीएम का गुणा किया, ये भी 2366 आया। तो लिख देंगे कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर है एचसीएफ × एलसीएम के। क्या कोई दिक्कत है भाई मेरे, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ आप हमें, फटाफट आप नोट करो इसे। ठीक है, चलिए ये अगला सवाल है 510 और 92। इसमें भी वही काम करना है। क्या काम करना है आपको,
पहले निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात करना, पहले इसका HCF निकालना है फिर LCM। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं यार। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। सवाल आपका दिया 510 और फिर लिखा है 92। तो पहले इनका HCF LCM निकालते हैं, जिसके लिए इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो भाई मेरे 510 का अगर गुणनखंड करें तो